नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 50 क्वेश्चंस वन लाइनर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी जो है जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के आधारभूत सामग्री को कितने भागों में रखा जा सकता है? तो कितने भागों में रखा जा सकता है? 2 भागों में, अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम लेखक और उनका ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो सर्वप्रथम लेखक है वो है गार सदर तासी और उनके ग्रंथ का नाम है द स्थावरदल लत्रत्युय एंदुय एंदुस्तानी। ठीक है, और अगर बात करें हम इनके प्रकाशन वर्ष की, तो ये कब प्रकाशित हुआ है? तो गार सदर तासी का 1839 में प्रकाशित हुआ है। आगे चलते हैं, शिव सिंह सेंगर रचित ग्रंथ का क्या नाम है? शिव सिंह सेंगर के जो ग्रंथ है उसका नाम है शिव सिंह सरोज, और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883। जॉर्ज ग्रियर्सन रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। ठीक है, आगे चलते हैं, मिश्र बंधु द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो मिश्र बंधु द्वारा रचित पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। देखिए, इसके 4 भाग आए हैं मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक के, जिसके पहले 3 भाग है जो 1913 में प्रकाशित हुए हैं, और जो चौथा भाग है वो कब आया है? 1934 में आया है। चौथा भाग जो है कब आया है? 1934 में, और पहले 3 1913 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो आपको 1913 करके आना है। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विरचित ग्रंथों के नाम बताइए, और उनके नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है कब लिखा है उन्होंने? 1940 में लिखा है, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये लिखा है उन्होंने 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में ही लिखा गया है। ठीक है, और ये तीनों ही ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 में लिखा गया है आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, और एक और बात है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का जो विषय है वो केवल आदिकाल और भक्तिकाल है, यानी कि भक्तिकाल से आगे के इतिहास को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। इसमें केवल आदिकाल और भक्तिकाल को ही स्थान दिया गया है। किसमें? आलोचनात्मक इतिहास में। प्रश्न संख्या 8 देखिए, वीरगाथा काल को चारण काल के नाम से किसने पुकारा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही वीरगाथा काल को चारण काल के नाम से पुकारा है। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किसने किया है? तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है 1888 में। जो उनकी पुस्तक आई है उसमें सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे चलिए, प्रश्न संख्या 10, हमीर रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो हमीर रासो के जो रचयिता है वो कौन है? शारंगधर हैं। ठीक है, हाँ जी, शारंगधर ने जो है लिखी है पुस्तक हमीर रासो। ठीक है, हमीर रासो जो है 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और इसमें क्या है? हमीर देव की वीरता का बखान किया गया है। अगर बात करें इसकी बोली की, तो ये अहीरवाटी बोली में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसकी भाषा पूछी जाती है तो अहीरवाटी बोली। प्रश्न संख्या 11 देखिए, संदेश राशक किसकी रचना है? तो संदेश राशक रचना है अब्दुल रहमान की, और संदेश राशक एक ऐसी रचना है जो कि देसी भाषा में मुसलमानों द्वारा रचित अपने आप में पहला ग्रंथ है। ठीक है, देसी भाषा में मुसलमानों के द्वारा जो रचा गया है वो पहला ग्रंथ कौन सा है? संदेश राशक, और इसका समय क्या है? 11वीं से 12वीं शताब्दी जो है इसका समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, भविष्यत कथा किसने लिखी है? तो भविष्यत कथा के जो लेखक है वो कौन है? धनपाल हैं, और धनपाल ने भविष्यत कथा कब लिखी है? तो आपको पता है भविष्यत कथा कैसी रचना है? तो ये एक रोमांटिक महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है,
रोमांटिक महाकाव्य कहा जाता है। आगे देखिए, पाहुड़ दोहा के लेखक कौन है? तो पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह है। ठीक है, पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह है, लेकिन कहीं कहीं राम सिंह के स्थान पर जो है इनका नाम क्या लिख देते हैं? मुनि राम सिंह लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? मुनि राम सिंह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाहुड़ दोहा के लेखक चाहे राम सिंह लिखा आए या मुनि राम सिंह लिखा आए, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलिए, पाहुड़ दोहा का वरेण्य विषय क्या है? और हमारा उत्तर है दार्शनिक काव्य। तो पाहुड़ दोहा एक दार्शनिक काव्य है। प्रश्न संख्या 15, अपभ्रंश साहित्य का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? अपभ्रंश साहित्य का जो प्राचीनतम रूप है वह सिद्ध और जैन साहित्य में हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 16 है, सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 जो है सिद्धों की संख्या मानी गई है। प्रश्न संख्या 17, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो है लुयप्पा का माना जाता है। ठीक है, लुयप्पा का स्थान माना जाता है। और लुयप्पा कौन थे? शबरपा के शिष्य थे। तो अगर लुयप्पा के गुरु के नाम के बारे में पूछते हैं तो कौन था? शबरपा थे। और अगर इनके समय की बात करें तो 773 ईस्वी जो है इनका समय है, यानी कि इनका जन्म। प्रश्न संख्या 18 देखिए, सिद्धों की भाषा कौन सी है? तो सिद्धों की भाषा कौन सी है? सिद्ध भाषा है। और सिद्ध भाषा के अलावा अगर बात करें तो इसे सांध्या भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है सिद्धों की भाषा को। ये भी आपको नोट कर लेना है। प्रश्न संख्या 19, योग को किसने प्रधानता दी है? तो योग को नाथों ने प्रधानता दी है। प्रश्न संख्या 20, नाथों की भाषा कौन सी है? नाथों की भाषा अवहट है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, गुरु गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था। आगे है, नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। नाथ, न से नाथ और न से 9, ये आपको इस तरह से एक तरह ट्रिक बना के याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, हठयोग का उपदेश किसने दिया है? तो हठयोग का उपदेश गुरु गोरखनाथ ने दिया है। प्रश्न संख्या 24, अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अब्दुल हसन था। और अमीर खुसरो की अगर भाषा के बारे में पूछा जाए, अमीर खुसरो की भाषा कौन सी थी? तो कड़ी बोली थी। और अगर बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो इनकी जो रचनाएं हैं खालिक बारी और पहेलियाँ मुकरियाँ इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, विद्यापति पदावली की भाषा कौन सी है? तो विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली है। और इसीलिए जो विद्यापति हैं उनको मैथिल कोकिल की उपाधि से भी नवाजा गया था। यानी कि मैथिल कोकिल की उपाधि उन्हें किस लिए मिली थी? विद्यापति पदावली के लिए मिली थी। प्रश्न संख्या 27, रासों का अर्थ क्या है? तो रासों का अर्थ क्या है? 21 मात्राओं का एक छंद जिसको रासो कहा जाता है। ठीक है, और यह काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे कि आपको पता है रासो काव्य बहुत सारे हैं, हमीर रासो, पृथ्वी रासो, मतलब आप कितने रासो हैं जो मतलब एक स्पेशली मैं आप कहेंगे तो मैं रासो के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, कौन कौन सी जो है इम्पोर्टेंट है रासो काव्य जो है। ठीक है, उनके बारे में अगर आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। हमीर रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सारे जो हैं रासो काव्य हैं। बीसल देव रासो का काव्य रूप कैसा है? तो बीसल देव रासो का काव्य रूप मुक्तक है। प्रश्न संख्या 29, परमाल रासो का विषय क्या है? तो परमाल जो रासो का विषय है वो आरा और उदल वीरों की लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, इसमें कितनी लड़ाइयों का वर्णन किया गया है? तो 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को जो है हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। और उन्होंने चंद्रबरदाई की अगर रचना की बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो है इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। लेकिन पृथ्वीराज रासो सबसे विवादित रचना भी है, क्योंकि इसको कोई अर्धप्रमाणिक मानता है, कोई अर्धप्रमाणिक मानता है, कोई प्रमाणिक मानता है और कोई कोरी कल्पना भी मानता है। तो यह काफ़ी विवादित विषय है पृथ्वीराज रासो जो है। ठीक है, और इसमें 69 जो है इसके अध्याय हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 31,
चंद को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो गारसदर तासी ने चंद को पृथ्वीराज का समकालीन कहा है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? और हमारा उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो ये जो विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए, नाथों की भाषा कौन सी है? तो नाथों की भाषा अवहट मानी गई है। प्रश्न संख्या 34, नाथ संप्रदाय का आरंभ किससे हुआ है? तो नाथ संप्रदाय का जो आरंभ हुआ है वो गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ से हुआ है, और जो मत्स्येंद्र नाथ है वो गोरखनाथ के गुरु हैं। प्रश्न संख्या 35, नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। हठयोग का उपदेश सबसे पहले किसने दिया है? गोरखनाथ ने दिया है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, प्रथम जैन कवि का नाम बताइए। तो प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन है। और देवसेन की अगर हम रचना की बात करें तो श्रवका आचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, जो कि देवसेन ने लिखी है। ठीक है, कौन सी है? श्रवकाचार्य। और अगर इसके समय की बात की जाए तो 1933 जो है इसका समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम रास ग्रंथ है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है, कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और जिसके रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी है। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास कब लिखा है? 1184 में, यानी कि 11वीं शताब्दी में। और यह एक खंड काव्य है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये भरतेश्वर बाहुबली रास किस तरह का काव्य है? तो एक, माफ कीजिएगा, खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य। आगे है प्रश्न संख्या 39, जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय काव्य रूप कौन सा है? तो रास ग्रंथ ही जो है उनका सबसे लोकप्रिय रूप है। जैसा कि आपको पता है कि जैन साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन सब के पीछे रास लगा हुआ है। हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ का नाम बताइए। तो सबसे पहला हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ जो है वो पंच पांडव चरित रास है। और पंच पांडव चरित रास किसने लिखा है? तो शालिभद्र सूरी ने लिखा है। ये आपको याद रखना है कब लिखा गया है? तो 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। प्रश्न संख्या 41, ढोला मारूरा दुहा का मूल रूप क्या है? तो ढोला मारूरा दुहा का जो मूल रूप है वो है दोहों में रचित प्रेम काव्य। प्रश्न संख्या 42, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने लिखी है 1186 ईस्वी में। अमीर खुसरो के बचपन का नाम हम पढ़ चुके हैं, अब्दुल हसन जो है इनके बचपन का नाम है। अमीर खुसरो की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अमीर खुसरो की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन सी है? खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, किस्सा चार दरवेश और मुकरियाँ एवं दो सुखने। तो ये जो हैं खुसरो जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 46, खुसरो ने कौन सी भाषा में काव्य रचना की है? तो खुसरो जो है अमीर खुसरो वो खड़ी बोली के विद्वान माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 47, मैथिली का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव का गीत गोविंद जो है मैथिल का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। और इसीलिए जो है विद्यापति को उनकी मैथिली रचना के लिए अभिनव जयदेव की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 18, कीर्तिलता और कीर्तिपता की भाषा कौन सी है? तो कीर्तिलता और कीर्तिपता की भाषा अवहट है। और अगर बात करें इसके रचनाकार की तो विद्यापति जी ने ये दोनों ही रचनाएं लिखी हैं। प्रश्न संख्या 49, विजयपाल रासो के लेखक कौन है? तो नल्हा सिंह जो है विजयपाल रासो के लेखक हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस लो सियार, 13 बरस लो, यहाँ से लाइन चली गई है, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियाँ किस रासो ग्रंथ से ली गई हैं? तो जो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं वो परमाल रासो ग्रंथ से ली गई हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में हमें गुड का साइन ज़रूर दें।